मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, अध्यक्ष हिंदी विभाग, सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड, हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के सभी जिज्ञासुओं व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। माँ सरस्वती के चरणों में करबद्ध नमन व वंदन करते हुए शरद ऋतु का आगाज इन पंक्तियों के माध्यम से चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। इन पंक्तियों से शरद ऋतु का आगाज करते हुए चंद्रमा की 16 कलाओं से परिपूर्ण सुख समृद्धि व पुण्य प्रदायिनी शरद पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पूर्व में भी रूप विज्ञान के अंतर्गत रूप, पद और संबंध तत्व क्या है, इनका स्वरूप क्या है, इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम रूप या पद का संक्षिप्त परिचय देते हुए संबंध तत्व और अर्थ तत्व के मध्य क्या संबंध है, इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। रूप विज्ञान या पद विज्ञान में रूप या पद का अध्ययन विभिन्न दृष्टियों से किया जाता है। पद या रूप क्या है? यह भाषा की इकाई वाक्य है और भाषा को वाक्यों में तोड़ा जा सकता है। उसी प्रकार वाक्य के खंड होते हैं और शब्द की ध्वनियाँ। एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनियों से शब्द बनता है और एक शब्द या एक से अधिक शब्दों से वाक्य बनता है। यहाँ शब्द का सामान्य या शिथिल प्रयोग है, किंतु गहराई में जाते हैं तो विदित होता है कि शब्दों के दो रूप हैं। एक तो शुद्ध रूप है या मूल रूप है जो कोश में मिलता है, और दूसरा वह रूप है जो किसी प्रकार के संबंध तत्व से युक्त होता है। यह दूसरा वाक्य में प्रयोग के योग्य रूपी पद या रूप कहलाता है। संस्कृत में शब्द या मूल रूप को प्रकृति या प्रातिपदिक कहा गया है और संबंध स्थापन के लिए जोड़े जाने वाले तत्व को प्रत्यय। जैसे लड्डू हिंदी का एक शब्द है, इसे वाक्य में रखना हुआ तो बिना किसी परिवर्तन के या विभक्ति आदि लगाकर पद बनाए बिना ही रख दिया लड्डू गिरता है, और लड्डू ने वाक्य में आते ही अपने स्थान के कारण यहाँ कर्ता का स्थान है, अपने को पद बना लिया और उसका अन्य शब्दों से संबंध स्पष्ट हो गया। दूसरी ओर राम लड्डू खाता है में भी वही लड्डू है, लेकिन स्थान विशेष के कारण यहाँ उसके संबंध और प्रकार के हो गए, वह कर्ता न रहकर कर्म है। शब्द पद शब्द पर ही आधारित होते हैं, अतः केवल एक ही इकाई होती है जिसमें विकार कभी नहीं होता, जिसे धातु, शब्द या पद सब कुछ कह सकते हैं। कुछ प्रश्लिष्ट योगात्मक पूर्ण भाषाओं में पूरे वाक्य का ही शब्द बन जाता है, कुछ का नहीं। इस तरह से उपसर्ग जोड़ने के मूल के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे विहार, संहार, परिहार आदि में प्रत्यय जोड़ के उसी अर्थ के शब्द या पद बनाए जाते हैं। जैसे क्रय धातु में तच प्रत्यय जोड़ने से कृत शब्द बना। प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो सीधे धातु में जोड़ दिए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, दूसरे को तद्धित कहते हैं। तद्धित को धातु में कृत प्रत्यय जोड़ने के बाद जोड़ा जाता है। पद
शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होने के योग्य बना लेने पर उसे पद की संज्ञा दी जाती है। अयोगात्मक भाषाओं में पद नाम की शब्द से कोई अलग वस्तु नहीं होती। वहाँ शब्द स्थान के कारण पद बन जाते हैं। योगात्मक भाषाओं में पद बनाने के लिए शब्द में संबंध तत्व के जोड़ने की आवश्यकता होती है। इसी तरह से संबंध तत्व के अंतर्गत भी वाक्य में दो तत्व संबंध और अर्थ होते हैं। दोनों में प्रधान अर्थ तत्व है, दूसरे को संबंध तत्व कहते हैं। संबंध तत्व का कार्य है विभिन्न अर्थ तत्वों का आपस में संबंध दिखलाना। उदाहरणार्थ एक वाक्य लिया जा सकता है, राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में चार अर्थ तत्व हैं, राम, रावण, बाण और मारना। वाक्य बनाने के लिए चारों अर्थ तत्वों में संबंध तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। अतः यहाँ चार संबंध तत्व हैं। ने संबंध तत्व वाक्य में राम का संबंध दिखलाता है। इसी प्रकार को और से क्रम से रावण और बाण का संबंध बतलाते हैं। मारना से मारा पद बनाने में संबंध तत्व इसी में लिया गया है। इस तरह से जो शब्द से अलग है राम ने, दूसरी ओर एक ऐसा मिला शब्द जो घुल-मिल गया मारा कि पता नहीं चलता। इसी प्रकार कुछ और तरह के भी संबंध तत्व होते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने पूर्व में विचार किया था कि संबंध तत्व कई प्रकार के होते हैं। जैसे स्थान, शब्द स्थान के आधार पर शब्दों को हम ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। स्वतंत्र शब्द होते हैं, कुछ ध्वनि प्रतिस्थापन होते हैं, कुछ ध्वनि द्विरावर्ती होते हैं, कुछ ध्वनि वियोजन होते हैं, कुछ आदि सर्ग, पूर्व सर्ग या पूर्व प्रत्यय होते हैं, कुछ मध्य सर्ग या मध्य प्रत्यय होते हैं, कुछ अंत सर्ग विभक्ति प्रत्यय या अंत प्रत्यय होते हैं, कुछ ध्वनि गुण, बलाघात या सुर के कारण भी संबंध तत्वों का काम करते हैं। अन्य प्रकार के संबंध तत्व भी हमें मिलते हैं। तो इन संबंध तत्वों और अर्थ तत्वों का क्या संबंध है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि स्वतंत्र रूप से दोनों के संबंध सभी भाषाओं में एक जैसे नहीं होते, लेकिन यहाँ स्वतंत्र रूप से संबंध के प्रकारों पर हम विचार करते हैं। पहला है पूर्ण संयोग। कुछ भाषाओं में अर्थ तत्व और संबंध तत्व दोनों एक दूसरे से इतने मिले रहते हैं कि एक ही शब्द एक साथ दोनों तत्वों को प्रकट करता है। भारोपीय एवं सेमेटिक दोनों ही परिवार की भाषाएं ऐसी ही हैं। अरबी में कतल में केवल स्वर या कुछ व्यंजन छोड़कर कई शब्द ऐसे बनाए जा सकते हैं जिनमें दोनों तत्व एक में मिले हों, जैसे कातिल, कतल, यक्तुल, यक्तुल यानी वह मारता है, उत्कुल आदि। अंग्रेजी के भी सिंग से सेंग आदि शब्द ऐसे ही हैं। शून्य संबंध तत्व वाले रूप भी इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। अपूर्ण संयोग कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ और संबंध ये दोनों ही तत्व एक में मिले रहते हैं, अतः एक ही शब्द द्वारा दोनों प्रकट होते हैं, किंतु मिलन अपूर्ण रहता है। इस कारण संबंध तत्व और अर्थ तत्व दोनों स्पष्ट देखे जा सकते हैं। पूर्ण संयोग की भांति इनका प्रयोग नीर शीरवत न होकर तिल तंडुलवत होता है। अंग्रेजी की निर्मल क्रियाएं ई और डी, ई डी लगाकर भूतकाल में परिवर्तित की जाती हैं। उनमें दोनों तत्व मिले रहने पर भी स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे आस्क्ड, टाक्ड, कील्ड, थैंक्ड इत्यादि। द्रविड़, तुर्की, एस्पेरेतो आदि भाषाओं में भी दोनों तत्वों का संबंध लगभग ऐसा ही मिलता है। इनमें प्रधानतः उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में संबंध तत्व रहता है। कभी कभी मध्य प्रत्यय का भी प्रयोग करना पड़ता है, पर यह सभी स्पष्टतः अलग रहते हैं, अतः इसे अपूर्ण संयोग कहा गया है। कन्नड़ भाषा में सेवक से सेवक रू तथा सेवक रन्नू आदि, तुर्की में सेव, प्यार करना से सेव इस मेघ, सेव दिर मेघ आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं। दोनों स्वतंत्र। कुछ भाषाओं में दोनों तत्वों की सत्ता पूर्णतः स्वतंत्र होती है। इसके अंतर्गत भी कई भाग किए जा सकते हैं। जैसे चीनी भाषाओं में दो प्रकार के शब्द होते हैं, पूर्ण शब्द और रिक्त शब्द। भाषाओं के वर्गीकरण में हम लोग उनसे परिचित हो चुके हैं।
रिक्त शब्दों का प्रयोग सर्वदा तो नहीं होता, क्योंकि ये स्थान प्रधान भाषा है, पर कभी कभी अवश्य होता है। जैसे पूर्ण शब्द वो, मैं या मुझे, उल्लत्सु लड़का। रिक्त शब्द ती, अंग्रेजी के एपोस्ट्रॉफी आदि की भांति अधिकारी चिन्ह, अतः वो, ती, उल्लत्सु यानी मेरा लड़का। बहुरूपीय परिवार के प्राचीन इति, आउ आदि, नवीन ने, को, से, टू आदि भी इसी प्रकार के ऐसे ही रिक्त शब्द हैं। क वर्ग में दोनों तत्व स्वतंत्र होते हुए भी साथ साथ थे। वाक्य में संबंध तत्व का स्थान अर्थ तत्व के पास ही कहीं था, पर कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जिसमें दोनों तत्वों का इस प्रकार का साथ नहीं रहता है। वाक्य में पहले संबंध तत्व प्रकट करने वाले शब्द आ जाते हैं, फिर कुछ अन्य शब्द। अमेरिका चक्र की चिनूक भाषा से एक उदाहरण का हिंदी अनुवाद यहाँ लिया जा सकता है। वह, उसने, वह, से मारना, आदमी, औरत, लाठी, यानी उस आदमी ने औरत को लाठी से मारा। संबंध तत्व का आधिक्य। कुछ भाषाओं में संबंध तत्वों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रहती है। इसका फल यह होता है कि वाक्य में प्रति शब्द के साथ एक संबंध तत्व रहता है। एक के स्थान पर 3-3, 4-4 संबंध तत्व प्रयोग में आते हैं। जैसे बी, बहुवचन बनाने के लिए संबंध तत्व। रिवी बी, रेन बीबी, यानी ये सफ़ेद औरतें। बंटू परिवार की सोविया भाषा में मुँह, एक व्यक्ति का चिन्ह। मुंतु, मुँह लोट, यानी सुंदर आदमी। हिंदी आदि में केवल संज्ञा के साथ बहुवचन की विभक्ति लगाने से काम चल जाता है, किंतु इन भाषाओं में संज्ञा के सभी विशेषणों में भी विभक्ति लगानी पड़ती है। संस्कृत आदि पुरानी भाषाओं में ये आधिक्य अधिक है। यह आवश्यक नहीं है कि एक भाषा में केवल एक ही तरह के संबंध तत्व मिले और दोनों तत्वों का संबंध भी एक तरह का हो। अधिकतर भाषाओं में कई प्रकार के संबंध तत्व मिलते हैं। हिंदी में संबंध तत्व, तो हिंदी में अनेक प्रकार के संबंध तत्व हैं, जैसे का, को, से, में, ने आदि चीनी की भांति रिक्त शब्द हैं। वाक्य में किसी हद तक कर्ता, क्रिया, कर्म का स्थान भी निश्चित सा है, अतः स्थान द्वारा प्रकट होने वाला संबंध तत्व भी है। बातचीत करते समय वाक्यों में स्वराघात के कारण भी कभी कभी परिवर्तन हो जाता है। काको वक्रोक्ति मैं जा रहा हूँ तथा मैं जा रहा हूँ में अंतर है। इसी प्रकार धातु तथा उसके आज्ञा रूप जैसे चल चल, पी आदि में भी बलाघात का अंतर है। कहीं कहीं तुर्की आदि की भांति अपूर्ण संयोग भी मिलता है, जैसे बालकों, बालक प्लस ओ, या चावलों, चावल प्लस ओ आदि। इसी प्रकार स्वर और व्यंजन के परिवर्तन द्वारा तत्वों का पूर्ण संयोग भी मिलता है, जिनमें दोनों को अलग करना असंभव है, जैसे कर से किया या जा से गया। अपश्रुति के उदाहरण के लिए कुकर्म से कुकर्मी, घोड़ा से घोड़ी, कर्ता से करती आदि कुछ शब्द लिए जा सकते हैं। इस रूप में अनेक प्रकार के संबंध तत्वों के उदाहरण प्राय सभी भाषाओं में मिल सकते हैं, पर प्राधान्य केवल एक या दो प्रकार के संबंध तत्व का ही होता है। हिंदी में स्वतंत्र शब्द तथा स्थान से प्रकट होने वाले संबंध तत्वों का प्राधान्य है। संबंध तत्व के कार्य। अब हम जानते हैं कि संबंध तत्व क्या काम करते हैं। तो भाषा में संबंध तत्व द्वारा प्रमुखतः काल, लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि की अभिव्यक्ति होती है। काल, काल के वर्तमान, भूत और भविष्य तीन भेद हैं। फिर इन कालों की क्रियाओं के पूर्णता, अपूर्णता तथा भाव या अर्थ आदि के आधार पर सामान्य, वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान आदि बहुत से उपभेद हैं। क्रिया में विभिन्न प्रकार के संबंध तत्व जोड़कर ही काल इन भेदों और उपभेदों की सूक्ष्मताओं को प्रकट करते हैं। इसमें अनेक प्रकार के संबंध तत्वों से काम लेना पड़ता है। कहीं तो स्वतंत्र शब्द जोड़कर, जैसे आई शैल गो, काम चलाते हैं, तो कहीं ईड, ईडी जोड़कर ही वाग्ड भाव व्यक्त करना पड़ता है, और कहीं इतना परिवर्तन किया जाता है कि अर्थ तत्व संबंध तत्व का पता ही नहीं चलता।
जैसे हिंदी में जा से गया, अंग्रेजी में गो से वेंट। कुछ अन्य तरह के संबंध तत्वों का भी इसके लिए प्रयोग होता है। विद्वानों का विचार है कि कालों का रूप आज के क्रिया के रूपों में जितना दो टूक स्पष्ट है उतना कभी नहीं था। इसका यही आशय है कि अब इस दृष्टि से हमारी विचारधारा जितनी विकसित हो गई है पहले नहीं थी। लिंग के आधार पर तो प्राकृतिक लिंग दो प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बेजान चीज़ों को नपुंसक की श्रेणी में रख सकते हैं, पर भाषा में ये स्पष्ट नहीं मिलती। संस्कृत का ही उदाहरण लेते हैं। वहाँ दारा यानी स्त्री प्राकृतिक रूप से स्त्रीलिंग होते हुए भी पुल्लिंग शब्द है, और कलत्र यानी स्त्री प्राकृतिक रूप से स्त्रीलिंग होते हुए भी नपुंसकलिंग है। हिंदी में किताब प्राकृतिक रूप से नपुंसक लिंग होते हुए भी स्त्रीलिंग है, और दूसरी ओर अन्य प्राकृतिक ग्रंथ से नपुंसक लिंग का शब्द होते हुए भी पुल्लिंग है। मक्खी, चींटी, चिड़िया, लोमड़ी, छिपकली आदि हिंदी में सर्वदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, यद्यपि इनमें प्राकृतिक रूप से पुल्लिंग या पुरुष भी होते हैं। इसी प्रकार बिच्छू तथा गोचर जैसे बहुत से सर्वदा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वाभाविक लिंग से भाषा के लिंग का संबंध बहुत कम है। भाषा में हमने प्राय कल्पित लिंग आरोपित कर लिए हैं। लिंग का भाव व्यक्त करने के लिए प्रमुख रूप से दो तरीके भाषा में अपनाए जाते हैं। जैसे पहला, प्रत्यय जोड़कर, जैसे हिंदी में बाघ से बाघिन, हिरण से हिरनी, कुत्ता से कुतिया। अंग्रेजी में प्रिंस से प्रिंसेस, लॉयन से लॉयनेस। इसी प्रकार के उदाहरण हैं। संस्कृत में सुंदर से सुंदरी भी इसी श्रेणी का है। स्वतंत्र शब्द साथ में रखकर, जैसे अंग्रेजी में शी गोट बकरी, ही गोट बकरा, या मुंडा भाषा में आडिया कुल बाघ और एंगा कुल बाघिन। ऐसा भी देखा जाता है कि एक लिंग में तो कोई दूसरा शब्द है, दूसरे में बिल्कुल दूसरा, जिससे पहले शब्द का कोई संबंध नहीं है। जैसे स्त्री पुरुष, बॉय गर्ल, हॉर्स मेयर, वर वधू, माता पिता, राजा रानी और भाई बहन आदि। लिंग के अनुसार संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम तथा क्रिया के रूप बदलते हैं, पर यह सभी भाषाओं के बारे में सत्य नहीं है। अंग्रेजी के विशेषणों में लिंग के कारण प्राय परिवर्तन नहीं होता, जैसे फैट गर्ल, फैट बॉय। हिंदी में आकारांत में तो हो जाता है, जैसे मोटा लड़का, मोटी लड़की, पर अन्यत्र परिवर्तन नहीं होता। जैसे चतुर पुरुष, चतुर स्त्री, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की। सर्वनाम में हिंदी में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, पर अंग्रेजी में ही, शी, संस्कृत में सह, तत्, सा आदि में परिवर्तन हो जाता है। इसके उल्टे क्रिया में लिंग के आधार पर हिंदी में परिवर्तन होता है। लड़का जाता है, लड़की जाती है, पर अंग्रेजी में द गर्ल गोज, द बॉय गोज तथा संस्कृत आदि भाषाओं में नहीं होता। काकेशस परिवार की चेचेन बोली में 6 लिंग है। पुरुष 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम तथा अन्य। पुरुष के आधार पर क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है, पर यह बात संसार की सभी भाषाओं में नहीं पाई जाती। एक और संस्कृत, हिंदी तथा अंग्रेजी आदि में यह है, तो दूसरी और चीनी आदि में नहीं। पुरुष के आधार पर क्रिया के रूपों में परिवर्तन करने के लिए कभी तो कुछ स्वरों, व्यंजनों, अक्षरों के बदलने से काम चल जाता है। जैसे हिंदी में मैं जाऊंगा, तू जाएगा। कभी कभी विभक्ति परिवर्तन करना पड़ता है, जैसे संस्कृत में प्रथम पुरुष भू प्लस ती, मध्यम पुरुष भू प्लस सी, अन्य पुरुष भू प्लस मी। अंग्रेजी में कभी तो एक ही रूप के कई काम होते हैं, जैसे आई गो, यू गो, दे गो। कभी नए शब्द रखकर ही इज गोइंग, यू आर गोइंग। कभी प्रत्यय जोड़कर आई गो, ही गोज काम चलाते हैं। अरबी, फारसी आदि में भी प्राय यही तरीके काम में लिए जाते हैं। वचन की दृष्टि से वचन प्रमुख रूप से 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पर संस्कृत में लिथुआनियन आदि कुछ भाषाओं में द्विवचन, कुछ अफ्रीकी भाषाओं में त्रिवचन का प्रयोग भी मिलता है। वचन का ध्यान प्राय संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया में रखा जाता है, पर संस्कृत आदि कुछ प्राचीन भाषाओं में तथा हिंदी आदि में विशेषण में भी इसका ध्यान रखा जाता है। वचन के भावों को व्यक्त करने के लिए प्राय एक वचन के रूप में प्रत्यय, हिंदी में ओ या यो आदि, अंग्रेजी में इस, ई, एस या यस, एस आदि, संस्कृत में औ,
जस आदि लगाते हैं। कभी कभी अपवाद स्वरूप समूहवाची स्वतंत्र, गण तथा लोग आदि शब्द भी जोड़े जाते हैं। क्रिया में और कई प्रकार की पद्धतियों से वचन के भाव व्यक्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम के कारण, कर्ता, कर्म, करण, संपदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, रूप क्रिया के विभिन्न वाक्यों द्वारा कर्त, कर्म भाव या अर्थों भावों के रूप, संस्कृत धातुओं के परस्मै पद, आत्मनेय पद के रूप और क्रिया के प्रेरणात्मक पढ़ना से पढ़वाना आदि रूपों के लिए भी भाषा में संबंध तत्व का सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार संज्ञा से क्रिया, हाथ से हथियाना, क्रिया से संज्ञा, मरा से मार, संज्ञा से विशेषण, अनुकरण से अनुकरणीय, विशेषण से संज्ञा, सुंदर से सुंदरता, संज्ञा और विशेषण से क्रिया विशेषण, तेजी से तेजी या तेज से तेजी से एवं नकारात्मक या अधिकार आदिक्यवादी बोधक रूपों आदि को बनाने के लिए भी संबंध तत्व की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से हम देखते हैं कि शब्दों या पदों के रूप सर्वदा एक नहीं होते हैं, उनमें परिवर्तन समय प्रसंग के हिसाब से होता रहता है। तो रूप परिवर्तन और ध्वनि परिवर्तन में क्या अंतर है? सामान्य दृष्टि से देखने पर रूप परिवर्तन और ध्वनि परिवर्तन में अंतर नहीं दिखाई देता, पर यथार्थतः दोनों में अंतर है। यद्यपि कभी कभी ये दोनों इतने समान या समीप हो जाते हैं कि इनको अलग कर पाना यदि असंभव नहीं तो कष्ट संभव अवश्य हो जाता है। ध्वनि परिवर्तन का संबंध किसी भाषा की विशिष्ट ध्वनि से होता है और उसका परिवर्तन ऐसे सभी शब्दों को प्राय प्रभावित कर सकता है और प्राय करता है जिसमें वो विशिष्ट ध्वनि हो। ध्वनि परिवर्तन के नियमों ने कुछ अपवादों को छोड़कर किसी भाषा में आने वाले विशिष्ट ध्वनि तत्वों को प्राय सर्वत्र प्रभावित किया है और रूप परिवर्तन का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित होता है। वो किसी एक शब्द या पद के रूप को ही प्रभावित करता है, उससे भाषा के पूरे संस्थान से कोई संबंध नहीं। इस प्रकार ध्वनि परिवर्तन अपेक्षाकृत व्यापक है और रूप परिवर्तन सीमित या संकुचित। विद्यार्थियों, अगली कक्षा में हम रूप परिवर्तन के कारणों का अध्ययन करते हुए रूप परिवर्तन की दिशाओं का अध्ययन करेंगे और रूपी विज्ञान, रूपग्राम, उपरूप या संरूप के बारे में समझते हुए रूप स्वनिम विज्ञान के जानकारी ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।